दोस्तों जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक प्लैनेट है, जिसके अंदर भी खतरा है और बाहर भी। अगर बात करें बाहर की, तो बाहर जानलेवा रेडिएशंस का एक बहुत बड़ा जाल है। जुपिटर के अंदर झांक कर देखने पर पता चलता है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। या तो वहाँ कड़कती हुई बिजली है या फिर तेज तूफान, जहाँ इंसान तो दूर की बात बल्कि मशीन्स भी जलकर राख हो जाती हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि जुपिटर सबसे बड़ा है, तो ठीक वैसे ही इससे जुड़ी हर चीज़ भी सबसे बड़ी है। जुपिटर के पास सबसे बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है, सबसे बड़े तूफान है और तो और सबसे बड़े चांद भी जुपिटर के पास ही हैं। इतने बड़े चांद ना तो सैटर्न के पास हैं और ना ही किसी और प्लैनेट के पास। तो जुपिटर अपने आप में ही एक ऐसी दुनिया है जो कि बाकी सभी दुनियाओं से हर लिहाज में सबसे बड़ी है। कि कैसे साइंटिस्ट गैलीलियो नाम के एक स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करते हैं, जिसके साथ वो एक बड़े से प्रोब को भी अटैच कर देते हैं। उस प्रोब का काम था जुपिटर के अंदर जाना और ये पता लगाना कि जुपिटर के अंदर आखिर क्या है। और अगर बात करें स्पेसक्राफ्ट की, तो स्पेसक्राफ्ट का काम था जुपिटर और उसके 4 सबसे बड़े मून्स की स्टडी करना। तो खैर उस प्रोब को स्पेसक्राफ्ट से अटैच किया गया और उन दोनों को जुपिटर पर भेज दिया गया। अभी स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर तक पहुंचने में पूरे 5 महीने बाकी थे, लेकिन 5 महीने पहले ही उसके प्रोब को डिटैच कर दिया गया और जुपिटर पर भेज दिया गया। खैर प्रोब का मिशन तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट को अभी जुपिटर तक पहुंचने में पूरे 5 महीने बाकी थे। तो जब 5 महीने बाद वो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर पर पहुंचता है, तो उसने जुपिटर के मून्स पर कुछ ऐसा देखा जिसका अंदाजा लगा पाना भी शायद मुश्किल था, क्योंकि साइंटिस्ट को लगता था कि जुपिटर के मून्स डेड और इनएक्टिव होंगे, जो कि बस पत्थर या बर्फ के टुकड़े होंगे। तो जैसे ही गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट उन मून्स के पास से फ्लाई बाय करता है, तो वो देखता है कि एक मून पर खोलता हुआ लावा है, जबकि उसका पड़ोसी मून बर्फ से ढका हुआ है। तो जुपिटर के उन मून्स पर आखिर क्या चल रहा है, चलो थोड़ा गहराई से जानते हैं। तो दोस्तों अगर जुपिटर के मून्स की बात करें, तो जुपिटर के पास इस टाइम 95 मून्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जिन मून्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो हैं गैनीमीड, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो, क्योंकि ये चारों मून्स जुपिटर के सबसे बड़े मून्स हैं और यही वजह है कि साइंटिस्ट हमेशा से इन मून्स के बारे में जानना चाहते थे। मजे की बात तो ये है कि ये मून्स उस वक्त डिस्कवर हुए थे जब कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, ये बात है 1610 की, जब 1610 में गैलीलियो ने पहली बार एक छोटी सी टेलीस्कोप से जुपिटर को देखा, तो उसे जुपिटर के चारों मून्स भी दिखाई दिए, क्योंकि ये चारों मून्स इतने बड़े थे कि एक छोटी सी टेलीस्कोप से भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। तो गैलीलियो ये सब देखकर काफी हैरान हुआ, क्योंकि वो पहली बार किसी दूसरे प्लेनेट के मून्स देख रहा था, वरना तब तक लोग यही सोचते थे कि मून सिर्फ अर्थ के पास है। तो खैर इन मून्स को सबसे पहले गैलीलियो ने डिस्कवर किया, तो यही वजह है कि इन्हें गैलीलियन मून्स भी कहा जाता है, यानी ऐसे मून्स जिन्हें गैलीलियो ने देखा। तो ऐसे ही जब गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को बनाया गया, तो स्पेसक्राफ्ट का नाम भी गैलीलियो इसी वजह से रखा गया कि उसको गैलीलियन मून्स को स्टडी करना था। खैर टॉपिक पर वापस आते हैं दोस्तों। जब गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के पास पहुंचा, तो उसने जुपिटर की खतरनाक रेडिएशंस का सामना किया, क्योंकि जुपिटर के ऊपर इतनी खतरनाक रेडिएशंस हैं कि वहाँ मशीन्स भी सर्वाइव नहीं कर पाती। तो गैलीलियो जुपिटर का ऑर्बिट कुछ ऐसे कर रहा था कि पहले वो जुपिटर के ऑर्बिट के अंदर जाता, फिर बाहर आ जाता, फिर अंदर जाता, फिर बाहर आ जाता, और ऐसे कर करके ही उसने जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स के पास से भी फ्लाई बाय किया। तो दोस्तों जिस मून के पास से गैलीलियो ने सबसे पहले फ्लाई बाय किया वो था गैनीमीड। तो दोस्तों जब गैलीलियो गैनीमीड के पास से गुजरा, तो उसने कुछ ऐसा देखा जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। दोस्तों गैनीमीड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है, जो कि साइज में प्लैनेट मर्क्यूरी और प्लैनेट प्लूटो से भी ज्यादा बड़ा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि गैनीमीड इतना बड़ा है कि अगर ये जुपिटर की जगह पर होता और सन के गिर्द ऑर्बिट करता, तो यकीनन हम इसे एक प्लैनेट मानते। तो जब गैलीलियो ने गैनीमीड के पास से फ्लाई बाय किया, तो उसने ये कंफर्म किया कि गैनीमीड के पास अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि गैनीमीड खुद बना रहा है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही एक ऐसी चीज है जो कि हमें सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर विंड से बचाती है, और मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि लाइफ के लिए बेहद जरूरी है। तो गैनीमीड हमारे पूरे सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा चांद है जिसके पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। इनफैक्ट गैनीमीड के अलावा किसी भी चांद पर मैग्नेटिक फील्ड तो दूर की बात, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड का नामो निशान भी मौजूद नहीं है। और अगर हम बात करें प्लैनेट्स की, तो मार्स और वीनस जैसे प्लैनेट्स के पास भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं। तो एक चांद के पास मैग्नेटिक फील्ड का होना काफी अजीब बात है। और ऐसे ही जब साइंटिस्ट ने गैनीमीड की उस मैग्नेटिक फील्ड को देखा, तो उन्हें यकीन सा नहीं हुआ। ऐसे ही दोस्तों गैनीमीड के बारे में एक बात जो और पता चली, वो ये थी कि गैनीमीड की क्रस्ट के नीचे समंदर है, जिसे अब तक देखा तो नहीं गया, लेकिन उसके होने के स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले हैं। साइंटिस्ट ने देखा कि जब गैनीमीड की मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड से टकराई, तो गैनीमीड पर अरोराज दिखाई दिए, जो कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करते हैं कि गैनीमीड के नीचे पानी है। और तो और हबल टेलीस्कोप ने भी ये कंफर्म किया
कि गैनीमीड के नीचे एक बहुत बड़ा समंदर है जो कि अर्थ पर मौजूद समंदरों से भी 10 गुना ज्यादा गहरा है और उसका पानी इतना ज्यादा है कि अगर अर्थ के सारे समंदर मिला दिए जाएं तब भी वो गैनीमीड के पानी से कम बनते हैं। खैर दोस्तों, गैलीलियो ने गैनीमीड की बहुत सारी डिटेल्स कैप्चर की। उसके बाद उसका नेक्स्ट टारगेट कैलिस्टो था। दोस्तों, गैनीमीड के बाद गैलीलियो ने कैलिस्टो के पास से फ्लाई बाय किया और उसकी बहुत सारी डिटेल्स कैप्चर की। तो अगर कैलिस्टो की बात करें तो कैलिस्टो जुपिटर का दूसरा सबसे बड़ा चांद है जो कि साइज में लगभग प्लैनेट मर्क्यूरी के जितना है। कैलिस्टो की सबसे खास बात यह है कि इसके पास एक बहुत ही अजीब सरफेस है। दोस्तों, जब गैलीलियो कैलिस्टो के पास से गुजरा तो उसने हमें ये बताया कि कैलिस्टो के पास हमारे सोलर सिस्टम की सबसे पुरानी सरफेस है और इससे पुरानी सरफेस अब तक किसी भी प्लैनेट या मून पर नहीं देखी गई, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि कैलिस्टो पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे ज्यादा क्रेटर्स यानी गड्ढे हैं और वो कोई आम गड्ढे नहीं है, क्योंकि अगर हम उन गड्ढों को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम करके देखते हैं तो पता चलता है कि उन गड्ढों के अंदर छोटे छोटे हजारों गड्ढे और हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कैलिस्टो का इतिहास बहुत ही भयानक गुजरा होगा। कैलिस्टो पर हजारों या फिर लाखों सालों तक एस्ट्रॉइड्स की बारिश हुई होगी, जिसकी वजह से कैलिस्टो का ये हाल हुआ होगा। खैर, कैलिस्टो के बारे में बताने को और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो सब हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते। अब चलते हैं तीसरे मून की तरफ। दोस्तों, कैलिस्टो के पास से फ्लाई बाय करने के बाद अब बारी थी आयो की। दोस्तों, गैलीलियो से पहले वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने भी आयो के पास से फ्लाई बाय किया था और वॉयेजर 1 ने तो आयो की बहुत सारी पिक्चर्स भी ली थी, जिन्हें देखकर साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि आयो एक डेड मून है। लेकिन जैसे ही गैलीलियो आयो के पास से फ्लाई बाय करता है तो वहाँ का नजारा सबसे अजीब देखने को मिलता है। इनफैक्ट गैलीलियो ने आयो पर एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखने के बाद साइंटिस्ट को यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे वो अब तक डेड मून समझ रहे थे वो सबसे ज्यादा एक्टिव मून निकलेगा और वहाँ हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आयो जुपिटर का तीसरा सबसे बड़ा मून है जो कि साइज में हमारे मून से भी थोड़ा सा बड़ा है। जब गैलीलियो आयो के पास से गुजरा तो उसने देखा कि आयो पर लगभग 400 वोल्केनोज हैं जो कि हाईली एक्टिव हैं। इतने एक्टिव वोल्केनोज आज से पहले किसी भी प्लैनेट या मून पर नहीं देखे गए। तो अगर हम आयो को हेलिश मून कह दें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि आयो का एनवायरनमेंट ऐसा है जैसे कोई जहन्नुम हो। आयो पर हर जगह लावा ही लावा है। वहाँ लावा के बड़े बड़े प्लूम्स यानी फवारे देखने को मिलते हैं जिनकी हाइट लगभग 500 किलोमीटर तक चली जाती है, जो कि इतनी ज्यादा हाइट है कि उसे इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है। अगर कंपैरिजन के तौर पर हम दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट को भी देखते हैं तो माउंट एवरेस्ट की हाइट भी 8.9 यानी लगभग 9 किलोमीटर है। अब कहाँ 9 और कहाँ 500। एक एस्टिमेट के मुताबिक ये पता चला है कि आयो पर जो लावा है वो अर्थ के लावा से भी काफी गर्म है, क्योंकि आयो जुपिटर के सबसे पास वाला गैलीलियन मून है जो कि जुपिटर के बहुत ही क्लोज ऑर्बिट करता है। तो यही वजह है कि जुपिटर की सबसे ज्यादा टाइडल फोर्सेस आयो पर एक्ट करती हैं, जो कि आयो को अंदर ही अंदर एक नींबू की तरह नचोड़ती रहती हैं। खैर, आयो भी एक लंबा टॉपिक है। अब यूरोपा के ऊपर जो चीजें देखने को मिली वो इस मिशन की सबसे खास चीजें बनी। और जब बात हो सबसे खास की तो सबसे खास सिर्फ एक ही चीज होती है और वो और कुछ नहीं बल्कि लाइफ है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब तक जितने भी स्पेस मिशंस किए गए तो उनका मेन मोटिव हमेशा से लाइफ की तलाश रहा है, यानी अर्थ के अलावा एक ऐसी जगह ढूंढना जहाँ लाइफ हो। तो यूरोपा पर लाइफ के स्ट्रॉन्ग एविडेंस देखने को मिले और यही वजह है कि यूरोपा को इस मिशन का सुपरस्टार कहा गया। दोस्तों, जब सभी मून्स का चक्कर काट कर गैलीलियो यूरोपा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि यूरोपा जो कि आयो का पड़ोसी है और बाकी गैलीलियन मून्स में सबसे छोटा है, उस पर बर्फ की एक चादर है। यानी यूं समझ लो कि यूरोपा ढका हुआ तो बर्फ से है, लेकिन उस बर्फ के नीचे असल में कुछ और है और वो और कुछ नहीं बल्कि पानी है। जी हाँ दोस्तों, गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने कंफर्म किया कि यूरोपा की सरफेस के नीचे पानी है, क्योंकि अगर हम यूरोपा की सरफेस को गौर से देखते हैं तो वहाँ पर हमें बड़े बड़े क्रैक्स दिखाई देते हैं, जो कि इस बात का इशारा करते हैं कि यूरोपा की सरफेस यूरोपा से चिपकी हुई नहीं है बल्कि वो उसके ऊपर तैर रही है। यानी यूरोपा की जो बर्फीली सरफेस है वो असल में सरफेस नहीं है बल्कि सिर्फ एक चादर है। यूरोपा की वो सरफेस लगभग 20 से 40 किलोमीटर थिक है और अगर उस लेयर को पिघलाकर यूरोपा के अंदर जाया जाए तो वहाँ एक बहुत ही गहरा समंदर है जिसका पानी अर्थ पर मौजूद सभी समंदरों से भी 2 गुना ज्यादा है। दोस्तों, साइंटिस्ट का ये मानना है कि यूरोपा के उस ओशियन के अंदर कोई एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है, क्योंकि यूरोपा ऊपर से बर्फ से ढका हुआ है, जिसकी वजह से वो ओशियन हर किस्म की रेडिएशन से महफूज रहता है। तो हो सकता है कि उस ओशन के अंदर हमें कोई एलियन स्पीशीज तैरती हुई नजर आ जाए, और अगर ऐसा हुआ
तो ये पहली बार होगा कि अर्थ के अलावा लाइफ को कहीं और देखा जाएगा। तो यार अगर बात करें गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट की तो इसकी एंडिंग भी थोड़ी सैड है, क्योंकि जैसे ही उसका मिशन कंप्लीट हुआ तो उसे जानबूझ के जुपिटर के अंदर भेज दिया गया, जिसके बाद वो भी हमेशा हमेशा के लिए जुपिटर का एक पार्ट बन गया। दोस्तों गैलीलियो जुपिटर पर 7 दिसंबर 1995 में पहुंचा था और 21 सितंबर 2003 को उसका मिशन कंप्लीट हुआ, जो कि लगभग 8 साल बनते हैं। तो पूरे 8 साल तक गैलीलियो ने अपनी सर्विस दी और जैसे ही उसका मिशन कंप्लीट हुआ तो उसको जुपिटर के अंदर भेज दिया गया, जिसके बाद वो भी एक आग का गोला बनकर राख हो गया और यूं गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट की कहानी खत्म हुई। और जैसे हम जानते हैं कि जुपिटर सबसे बड़ा है, तो ठीक वैसे ही ये सबसे ज्यादा खतरनाक भी है। अब ये देखो, यहाँ साफ साफ लिखा है कि जुपिटर इंसानों के लिए सबसे खतरनाक प्लेनेट है। अगर कोई इंसान जुपिटर पर जाए तो अभी वो जुपिटर की सबसे ऊपर वाली बादलों की लेयर तक भी नहीं पहुंचेगा, इससे पहले ही जुपिटर की खतरनाक रेडिएशन से उसकी मौत हो जाएगी। तो अगर हम जुपिटर को सोलर सिस्टम का सबसे खतरनाक प्लेनेट भी बोल दें तो शायद गलत नहीं होगा। तो दोस्तों अगर हमें जुपिटर को अच्छे से समझना है तो हमें इसकी कहानी को शुरू से शुरू करना पड़ेगा, यानी हमें वक्त में पीछे जाकर ये देखना पड़ेगा कि जुपिटर कैसे बना, क्यों बना और क्या होता कि अगर जुपिटर होता ही ना। क्या जुपिटर के होने या ना होने से हमारे सोलर सिस्टम को कोई फर्क पड़ता या फिर ये बेबुनियाद है। तो दोस्तों अगर बात की जाए जुपिटर की तो जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम में बनने वाला सबसे पहला प्लेनेट था। ऐसा माना जाता है कि आज से 4.6 बिलियन साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में कुछ नहीं था। हमारे सोलर सिस्टम में बस गैस के बड़े बड़े बादल थे जो कि फिर सिकुड़ने लगे, तो उनके सिकुड़ने से हमारे सन का जन्म हुआ और साथ ही साथ जुपिटर का भी। और दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारा सन एक स्टार है, तो जब भी एक न्यू स्टार का जन्म होता है तो उसके गिर्द धूल की एक डिस्क बन जाती है जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। और इसके नाम से ही इसका मीनिंग दिख रहा है, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क, यानी ऐसी डिस्क जो प्लैनेट्स बनाती है। तो ये डिस्क एक स्टार के गिर्द 5 से 10 मिलियन सालों तक रहती है, उसके बाद ये खत्म हो जाती है, लेकिन जाने से पहले ये बहुत से प्लैनेट्स को बना जाती है जो कि फिर उस स्टार के गिर्द घूमने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ हमारे सन के साथ भी हुआ। दोस्तों जब हमारा सन पैदा हुआ तो उसके गिर्द भी धूल की एक डिस्क थी जिसमें बहुत से मैटर्स बनने लगे और आपस में टकराने लगे, और इसी टकराव के चलते जुपिटर भी बनना शुरू हो गया। तो जुपिटर सबसे पहले बना और यही वजह है कि जुपिटर सबसे बड़ा है, क्योंकि दोस्तों सभी प्लैनेट्स उसी धूल से बने हैं जिससे जुपिटर बना। और इसीलिए जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, क्योंकि जो प्लैनेट सबसे पहले बनेगा वो सबसे ज्यादा धूल को अपने अंदर खींच पाएगा, और जो प्लैनेट सबसे ज्यादा धूल खींचेगा तो डेफिनेटली वो सबसे बड़ा प्लैनेट होगा। और मजे की बात यह है कि जुपिटर उन्हीं एलिमेंट्स से बना है जिन एलिमेंट्स से एक स्टार बनता है, और वो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और हीलियम। इनफैक्ट हमारा सन भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। तो जुपिटर बस साइज में छोटा रह गया, वरना ये भी एक स्टार होता। और इसीलिए जुपिटर को एक फेल्ड स्टार भी कहा जाता है, यानी एक ऐसा सितारा जो बनते बनते रह गया। तो ये तो हो गई जुपिटर के बनने की स्टोरी। अब स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं उस वक्त जब जुपिटर को इंसानों ने देखा। तो चलते हैं प्लैनेट जुपिटर की डिस्कवरी की तरफ। मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, ये 5 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको हम बिना किसी टेलीस्कोप के भी आसमान में देख सकते हैं। ये प्लैनेट्स हमें एक बड़े से स्टार की तरह नजर आते हैं कि जुपिटर क्यों जरूरी है। क्या जुपिटर के होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है? दोस्तों अगर जुपिटर ना होता तो अर्थ पर आज कोई लाइफ ना होती। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जुपिटर अर्थ के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है। अर्थ पर जो एस्ट्रॉइड्स गिरने वाले होते हैं तो जुपिटर उनको अपनी हाई ग्रेविटी की वजह से या तो दूर फेंक देता है या फिर उनको अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे अर्थ पर आज लाइफ बनी हुई है। अगर जुपिटर ना होता तो अर्थ और उसके पास के 3 प्लैनेट्स पर आज एस्ट्रॉइड्स की बारिश हो रही होती, यानी जुपिटर अपने आगे के 4 प्लैनेट्स को एस्ट्रॉइड्स से प्रोटेक्ट करता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये एस्ट्रॉइड्स कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है कि मोस्टली एस्ट्रॉइड्स एस्ट्रॉइड बेल्ट से आते हैं, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में मौजूद है। इस बेल्ट में लगभग 1 से 2 मिलियन एस्ट्रॉइड्स मौजूद हैं, और 2021 में की गई स्टडी के मुताबिक ये पता चला है कि जिस एस्ट्रॉइड से डायनासोर का खात्मा हुआ था तो वो एस्ट्रॉइड भी एस्ट्रॉइड बेल्ट से आया था। अब ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर जो एस्ट्रॉइड होते हैं वो ऐसे होंगे जैसे बारिश का पानी, यानी एक के बाद एक एस्ट्रॉइड देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई भी स्पेसक्राफ्ट जुपिटर तक ना पहुंच पाता। उन एस्ट्रॉइड्स के बीच मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक एक एस्ट्रॉइड से लेकर दूसरे एस्ट्रॉइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 1 मिलियन किलोमीटर है। और अगर हमारी अर्थ के डायमीटर को देखा जाए तो हमारी अर्थ का डायमीटर 12,742 किलोमीटर है, यानी एस्ट्रॉइड्स के बीच जो डिस्टेंस है तो इस हिसाब से उस डिस्टेंस के अंदर अर्थ जितने 235 प्लैनेट्स फिट आ जाएंगे। तो खैर ये तो हो गई जुपिटर की इंपॉर्टेंस। अब चलते हैं जुपिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ।
तो दोस्तों अगर बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का 5th यानी 5वें नंबर वाला प्लैनेट है, जो कि सूरज से 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। अगर आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं कि सूरज और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस को साइंस की जुबान में एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। यानी जैसे अगर जुपिटर सूरज से 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है, तो इसका मतलब वो अर्थ और सूरज से 5 गुना ज्यादा फासले पर है। अर्थ पर तो सूरज की रोशनी 8 मिनट में पहुंचती है, लेकिन वहीं जुपिटर पर सूरज की रोशनी को पहुंचने में पूरे 43 मिनट लग जाते हैं। दोस्तों जुपिटर की रोटेशन सोलर सिस्टम के बाकी सभी प्लैनेट्स से ज्यादा फास्ट है। जहां अर्थ अपनी एक रोटेशन 24 घंटे में कंप्लीट करती है, वहीं जुपिटर सिर्फ 9 घंटे 56 मिनट में अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट कर लेता है, जिसकी वजह से ये सोलर सिस्टम का सबसे फास्ट रोटेशन वाला प्लैनेट बनता है। खैर जुपिटर फास्टेस्ट स्पिन तो करता है, लेकिन ये फास्टेस्ट रेवोल्यूशन नहीं करता। दोस्तों अर्थ तो अपना एक रेवोल्यूशन 365 दिन में कंप्लीट करती है, लेकिन जुपिटर का ऑर्बिट बड़ा होने की वजह से इसको सन के गिर्द सिर्फ एक रेवोल्यूशन करने में पूरे 12 साल लग जाते हैं। और मजे की बात यह है कि अर्थ जब रेवोल्यूशन करती है तो अर्थ पर मौसम बदलते रहते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, बहार वगैरह वगैरह। लेकिन वहीं अगर जुपिटर की बात करें तो जुपिटर पर मौसम है ही नहीं। वहाँ का टेम्परेचर हमेशा उतना ही रहता है जितना वो शुरू से है। और इसी तरह अगर जुपिटर के साइज की बात करें तो जुपिटर की चौड़ाई अर्थ से 11 गुना ज्यादा है। और अगर जुपिटर के अंदर अर्थ को भरा जाए तो इसके अंदर 1312 अर्थ फिट आ जाएंगी। इनफैक्ट जुपिटर के अंदर इतनी जगह है कि ये सभी प्लैनेट्स को 2 बार खा सकता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जगह बच जाएगी। और अगर आप खुद से जुपिटर के साइज का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आप अपने एक हाथ में अंगूर ले लो और दूसरे हाथ में एक बास्केटबॉल। तो जो अंगूर है वो हमारी अर्थ है और बास्केटबॉल जुपिटर है। वेल जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और इससे जुड़ी हर चीज सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी चीज है। जैसे जुपिटर के पास सबसे बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है, जुपिटर के चांद सोलर सिस्टम के सबसे बड़े चांद हैं और सोलर सिस्टम के सबसे बड़े तूफान भी जुपिटर पर आते हैं। यानी जुपिटर का किसी भी छोटी चीज से लेना देना नहीं है, इसकी हर चीज ही बड़ी है। तो जैसे मैंने बोला कि जुपिटर से जुड़ी हर चीज ही बड़ी है, जैसे कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी बड़ी है कि उसका साइज अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से भी पूरे 20,000 गुना ज्यादा है, जो कि साइज में पूरे के पूरे सूरज से भी बड़ी है। और उसकी टेल 1 बिलियन किलोमीटर तक फैली हुई है, जो कि इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि वो सन और सैटर्न के डिस्टेंस के ऑलमोस्ट इक्वल है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड को देखा जा सकता तो ये हमें आसमान में हमारे चांद के जितनी नजर आती। दोस्तों अर्थ के कोर में पिघला हुआ मेटल है, जिसकी वजह से अर्थ के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो मजे की बात यह है कि साइंटिस्ट अभी तक ये नहीं जानते कि जुपिटर के कोर में क्या है। क्या वहाँ भी कोई पिघला हुआ मेटल है या फिर एक पत्थर है जो कि साइज में अर्थ से भी 10 से 20 गुना बड़ा है। तो दोस्तों जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खतरनाक प्लैनेट है, जहां लैंड होने से पहले ही इंसान की मौत हो जाएगी। तो क्या कोई बिना इंसान का स्पेसक्राफ्ट जुपिटर पर लैंड हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। दोस्तों जुपिटर एक गैस जायंट है, जहां ग्राउंड है ही नहीं बल्कि सिर्फ गैसेज हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं कि हमारे सोलर सिस्टम में 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं और 4 गैस प्लैनेट्स हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट्स को कहा जाता है जहां लैंड होने के लिए एक प्रॉपर सरफेस होती है। यानी इस हिसाब से हमारे सोलर सिस्टम के पहले 4 प्लैनेट्स यानी मरक्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, या फिर सिंपली आप इनको रॉक प्लैनेट्स भी बोल सकते हो। और अगर बात करें गैस प्लैनेट्स की, तो गैस प्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट्स को कहा जाता है जहां लैंड होने के लिए कोई भी प्रॉपर सरफेस नहीं होती, बल्कि वो प्लैनेट्स या तो गैसेस से बने होते हैं या फिर वो बर्फ और पानी से बने होते हैं। यानी इस हिसाब से हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी 4 प्लैनेट्स यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून गैस प्लैनेट्स हैं। बट यूरेनस और नेपच्यून को अब आइस प्लैनेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्लैनेट्स मोस्टली बर्फ से बने हैं। तो खैर जुपिटर पर वापस आते हैं। दोस्तों जैसे जुपिटर एक गैस जायंट है, तो वहाँ कोई भी प्रॉपर सरफेस नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गैसेज हैं, जिन गैसेज का प्रेशर इतना ज्यादा है कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के अंदर लैंड होता है तो वो जुपिटर के अंदर गिरता ही चला जाएगा। लेकिन इससे पहले वो जुपिटर के कोर तक पहुंच पाए तो या तो वो उन गैसेस के प्रेशर से फट जाएगा या फिर वो उनके एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर की वजह से भाप बनकर इवेपोरेट हो जाएगा। और ऐसा एक बार हो भी चुका है। दोस्तों वैसे तो जुपिटर पर अब तक 9 स्पेसक्राफ्ट्स भेजे जा चुके हैं, लेकिन जो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के अंदर गया वो था गैलीलियो। जब 2 ट्विन स्पेसक्राफ्ट्स यानी वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जुपिटर के पास से गुजरते हैं तो वो दोनों ये बताते हैं कि जुपिटर के पास अपने रिंग्स हैं और वो दोनों जुपिटर के कुछ नए मून्स को भी डिस्कवर करते हैं। तो ये सब देखने के बाद साइंटिस्ट सोचते हैं कि क्यों ना एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया जाए जो कि जुपिटर के मून्स को अच्छे से स्टडी करे और जुपिटर के अंदर झांक कर भी देख सके। तो इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखकर साइंटिस्ट गैलीलियो नाम के स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करते हैं, जिसके अंदर वो एक छोटे से प्रोब को अटैच कर देते हैं,
जिसको वो फिर जुपिटर के ऊपर लैंड कराने का सोचते हैं। तो दोस्तों वैसे तो जुपिटर पर अब तक 9 स्पेसक्राफ्ट्स भेजे जा चुके हैं, लेकिन ये बात है उस टाइम की जब 2 ट्विन स्पेसक्राफ्ट्स यानी वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जुपिटर के पास से फ्लाई बाय करके जाते हैं। तो जैसे ही वो दोनों स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि जुपिटर के पास भी अपने रिंग्स हैं जो कि काफी पतले हैं, और साथ ही साथ उन स्पेसक्राफ्ट्स ने जुपिटर के कुछ नए मून्स भी देखे। तो जब साइंटिस्ट ने ये सब देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाया जाए जो कि ये पता लगा पाए कि आखिर जुपिटर के पास रिंग्स कैसे आए, और साथ ही साथ वो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के मून्स को भी अच्छे से स्टडी करे, और खास तौर पर जुपिटर के 4 बड़े मून्स को। तो साइंटिस्ट ये सब सोच ही रहे थे तो उन्हें ये आइडिया आता है कि क्यों ना इसी बहाने वो स्पेसक्राफ्ट के साथ एक प्रोब को भी अटैच कर दें जो कि जुपिटर के अंदर लैंड करे और हमें जुपिटर के अंदर का मंजर दिखा पाए। तो इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखकर साइंटिस्ट एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करते हैं और उसके साथ वो एक बड़े से प्रोब को भी अटैच कर देते हैं। खैर वो स्पेसक्राफ्ट और प्रोब तो रेडी हो चुके थे, लेकिन अब परेशानी ये थी कि साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि वो स्पेसक्राफ्ट और उस प्रोब को क्या नाम दें। तो जॉन आर कजानी नाम के इंजीनियर उस टाइम इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे थे। उन्होंने कम्युनिटी में बहुत सारे नेम सजेस्ट किए और वोटिंग कराई। तो जिस नेम पर सबसे ज्यादा वोट्स आए वो था गैलीलियो, क्योंकि दोस्तों गैलीलियो पहला इंसान था जिसने सबसे पहले टेलीस्कोप से जुपिटर को देखा, और साथ ही साथ उसने जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स भी देखे। और अगर देखा जाए तो यही काम उस स्पेसक्राफ्ट का भी था, उसको जुपिटर को अच्छे से स्टडी करना था और साथ ही साथ जुपिटर के 4 बड़े मून्स को भी। तो सबको यही लगा कि गैलीलियो नाम इस स्पेसक्राफ्ट के लिए परफेक्ट रहेगा। तो बस उस स्पेसक्राफ्ट का नाम गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट रखा गया और उस प्रोब का नाम भी गैलीलियो प्रोब रख दिया गया। दोस्तों गैलीलियो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसको जुपिटर के गिर्द घूमना था, क्योंकि उससे पहले जितने भी स्पेसक्राफ्ट जुपिटर पर गए थे तो वो बस जुपिटर के पास से फ्लाई बाय करके गए थे। तो गैलीलियो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसे जुपिटर के गिर्द ऑर्बिट करना था। तो फाइनली गैलीलियो को 18 अक्टूबर 1989 में लॉन्च कर दिया गया, जो फिर जुपिटर पर 7 दिसंबर 1995 में पहुंचा था। यानी उस स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर तक पहुंचने में पूरे 6 साल लग गए थे। और अपने इस 6 साल के लंबे सफर में गैलीलियो ने बहुत सारी नई चीजों को भी डिस्कवर किया, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स। जी हाँ दोस्तों, गैलीलियो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जिसने एस्ट्रॉइड्स को बहुत पास से देखा। साल 1991 में गैलीलियो ने पहली बार एक एस्ट्रॉइड को बहुत पास से देखा जिसका नाम 951 गैस्परा था। और उसके 2 साल बाद ही यानी 1993 में गैलीलियो ने एक और एस्ट्रॉइड 243 आइडा के पास से भी फ्लाई बाय किया, और साथ ही साथ उसने ये देखा कि 243 आइडा के पास अपना एक चांद है। तो ये सब देखने के बाद साइंटिस्ट काफी हैरान हुए, क्योंकि वो पहली बार किसी एस्ट्रॉइड का चांद देख रहे थे, वरना तब तक उन्हें यही लगता था कि चांद सिर्फ प्लैनेट्स के पास होते हैं। वेल दोस्तों, गैलीलियो अपने सफर पर ऐसे ही रवाना रहा, लेकिन इससे पहले कि वो जुपिटर तक पहुंचता उसने एक अजीब चीज और देखी। दोस्तों जब गैलीलियो एस्ट्रॉइड बेल्ट को क्रॉस करके जुपिटर पर पहुंचने ही वाला था कि उसने देखा कि बहुत सारे कॉमेट्स जुपिटर की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी इसका मतलब यही था कि वो सब जुपिटर से टकराने वाले हैं। तो जब साइंटिस्ट ये सब देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री में ये पहली बार था कि वो किसी प्लैनेट पर इम्पैक्ट्स को डायरेक्टली देखने वाले थे। तो जैसे कि वो एस्ट्रॉइड्स एक लाइन में थे तो वो एक एक करके जुपिटर से टकराने लगे, और फिर लगातार 6 दिन तक वो जुपिटर के अंदर क्रैश होते रहे। साइंटिस्ट जो ये सब देख रहे थे उनका ये कहना था कि उस एक इम्पैक्ट की एनर्जी 6 मिलियन टन TNT के बराबर थी, जो कि इतनी ज्यादा है कि अगर हमारी पूरी दुनिया की न्यूक्लियर पावर को भी जमा कर लिया जाए तब भी वो एनर्जी उस न्यूक्लियर पावर से सैकड़ों गुना ज्यादा बनती है। और जब वो एस्ट्रॉइड्स जुपिटर से टकरा रहे थे तो जुपिटर पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे जिनकी हाइट हजारों किलोमीटर्स तक ऊपर जा रही थी। तो गैलीलियो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जिसे ये सब देखने का मौका मिला। खैर ये सफर ऐसे ही कंटिन्यू रहा और गैलीलियो जुपिटर के और करीब जाता रहा, लेकिन इससे पहले कि गैलीलियो जुपिटर तक पहुंचता कि साइंटिस्ट गैलीलियो प्रोब को उसके स्पेसक्राफ्ट से डिटैच करने का सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, गैलीलियो को भी जुपिटर तक पहुंचने में पूरे 5 महीने बाकी थे, लेकिन साइंटिस्ट 5 महीने पहले ही गैलीलियो प्रोब को उसके स्पेसक्राफ्ट से डिटैच कर देते हैं। जहां स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर पर दिसंबर में पहुंचना था, वहीं 5 महीने पहले ही यानी जुलाई में ही उसके प्रोब को डिटैच कर दिया गया, जिसको फिर 50 मिलियन माइल्स का सफर तय करना था और जुपिटर के ऊपर लैंड करना था। और ये सब करने के लिए उसके पास सिर्फ एक मौका था। खैर जैसे ही वो प्रोब डिटैच होता है तो वो जुपिटर की तरफ अपना सफर शुरू कर देता है, और सिर्फ 6 घंटों में ही वो पूरे 50 मिलियन माइल्स का डिस्टेंस कवर कर लेता है, क्योंकि जुपिटर की हाई ग्रेविटी उसे इतना जोर से खींच रही थी कि उसकी स्पीड 100,000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो चुकी थी, जो कि अब तक की बनाई जाने वाली सभी ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स की स्पीड में सबसे हाईएस्ट स्पीड रिकॉर्ड हुई। इनफैक्ट उस स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अगर कोई प्लेन उस स्पीड से उड़ता है तो वो दिल्ली से लाहौर सिर्फ 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। साथ ही साथ उस प्रोब का टेम्परेचर 8000 डिग्री सेल्सियस हो चुका था, जो कि सूरज के टेम्परेचर से भी काफी ज्यादा है। इनफैक्ट अगर इतनी स्पीड से कोई चीज अर्थ से टकराती तो अर्थ पर लाइफ बाकी ना रहती, क्योंकि जिस एस्ट्रॉइड से डायनासोर का खात्मा हुआ था तो उस एस्ट्रॉइड की स्पीड भी इसकी स्पीड से काफी कम थी।
खैर टॉपिक पर वापस आते हैं दोस्तों। ये सब 6 घंटे तक चलता रहा और आखिरकार वो प्रोब जुपिटर के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल हुआ। तो जैसे ही वो जुपिटर के एटमॉस्फेयर के अंदर घुसता है तो फौरन से एक पैराशूट ओपन हो जाता है, जिससे उस प्रोब की स्पीड जो कि 100,000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा थी वो काफी स्लो हो जाती है और सिर्फ 160 किलोमीटर पर आवर रह जाती है, जिससे वो प्रोब जुपिटर के अंदर धीरे धीरे उतरने लगता है और यहाँ से वो जुपिटर को स्टडी करना शुरू कर देता है। दोस्तों जुपिटर ऊपर से तो काफी ठंडा है, लेकिन जैसे ही वो प्रोब जुपिटर के अंदर उतरने लगता है तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिन एलिमेंट से एक स्टार बनता है यानी हाइड्रोजन और हीलियम। तो इनफैक्ट जुपिटर के अंदर इतनी गर्मी है जितनी गर्मी एक स्टार के अंदर होती है। तो वो प्रोब जुपिटर के उन घने बादलों के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट देखता है जैसा आज से पहले किसी भी प्लेनेट पर नहीं देखा गया। वो देखता है कि जुपिटर के अंदर कड़कती हुई बिजली के तेज तूफान है, जहाँ टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। यानी जुपिटर ऊपर से जितना शांत है अंदर से ये उतना ही ज्यादा भयानक है, जो कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। खैर वो प्रोब पूरे 58 मिनट तक जुपिटर के अंदर सरवाइव करता है और सिर्फ 160 किलोमीटर नीचे जाने के बाद वो जलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस पॉइंट पर जुपिटर का प्रेशर और हीट इतनी बढ़ जाती है कि वो उस प्रोब को जलाकर राख कर देती है। तो फिर वो प्रोब गायब हो जाता है और हमें जुपिटर के और अंदर नहीं दिखा पाता, जिसकी वजह से जुपिटर के बहुत से राज हमारी पहुंच से दूर रह जाते हैं। खैर ये तो हो गई गैलीलियो प्रोब की स्टोरी, जो कि अब हमेशा के लिए जुपिटर का एक पार्ट बनकर रह गया। अब बचा गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट। तो वो 5 महीने बाद जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंच जाता है और जुपिटर के 4 बड़े मून्स को स्टडी करने लगता है। तो जैसे ही वो उन मून्स को स्टडी करता है तो उसे कुछ अजीब दिखता है। किसी मून पर उसे खोलते हुए लावा की चट्टानें दिखाई देती हैं और किसी पर बर्फ के नीचे छुपे हुए समंदर।